Hello and welcome all of you guys. Today we are starting NCERT class 6 chapter 12 buildings, paintings and books. We had already completed chapter 1 to 11. They are already listed in our playlist. You can check them also, and we'll also provide the link of that videos in our description box so that you can easily check there. इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक की सारी जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके हैं, वो समाप्त हो चुकी है और उसकी सिंपल लेक्चर वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप इजीली उन सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ क्योंकि बच्चे इजीली हमारे लेक्चर को समझ सकें और चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल या क्वेरीज आपके मन में हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी हो मैं आपके सवालों के कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक। वो सारी जो भवन हैं या वो सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स मतलब जो चित्र हैं, कलाएँ हैं या किताबें जो हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में ये चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर्शियाना मोर्सुमामी, ठीक है, एंड द आयरन पिलर। ठीक है, आयरन पिलर के बारे में जानकारी लेते हैं। मोर्सुमा वाज सो एक्साइटेड, मोर्सुमा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर ऑल अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ पास द टावरिंग कुतुब मीनार। ठीक है, एंड अप टू द मेटल रैम्प। ठीक है, उसके जो भाई ने वो देखिए तो अपाहिज है ना, तो वो व्हील चेयर में बैठा। व्हील चेयर आपने देखा है ना, जिसमें कि जो अपाहिज लोग हैं वो बैठते हैं, चेयर जैसा ही रहता है, उसमें व्हील्स लगे रहते हैं, जिससे कि जो अपाहिज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके। तो उसका जो भाई है वो व्हील चेयर को बहुत ही तेज़ी से लेके आया है, जिससे कि जो डस्टी रोड है उसमें सब डस्ट उड़ रहे हैं और वो किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुतुब मीनार की तरफ जा। कुतुब मीनार आपको पता है ना कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, आगरा में। ठीक है, तो कुतुब मीनार की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मेटल रैम्प की तरफ वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। इट हैड बीन टफ, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है। ठीक है, एंड नाउ ही वॉज हेयर, और वो वहाँ पे आज पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो जाना चाहते थे बहुत दिनों से, कुतुब मीनार। इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा फेमस आयरन पिलर है। इट वॉज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय उसके लिए है, मतलब कि ये भूलने लायक नहीं है। ठीक है, बहुत ही फेमस पिलर में से है। ठीक है, मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी वो जैसे कि हम साइंस के बहुत सारा कैटेगरीज होता है ना, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, उसी तरह से मेटलर्जी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडियन मेटलर्जी मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जो पुरानी मेटलर्जिकल हिस्ट्री है या मेटलर्जी जो है, हमारे आधुनिक मेटलर्जिकल जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गहन प्रभाव पड़ा है, जो हमारी पुरानी मेटलर्जिकल नॉलेज है उसकी। ठीक है, archaeological excavations has shown that Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल हमारे जो पुरातत्वविद है उनके एक्सकवेशन से, उनकी खुदाइयों में से ये पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही एक्सेलेंट क्राफ्टमैन थे। क्राफ्टमैन मतलब उन्हें मेटल्स के बारे में, उनको खनन करने के बारे में, उसको ओर से मेटल बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान था और वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कॉपर की मेटलर्जी उन्होंने की है, नक्काशीदार बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन, और इसी के साथ साथ उन्होंने कॉपर और टीन को मिक्स करके ब्रॉन्ज का भी उत्पादन किया है। ब्रॉन्ज मेटल आप जानते हैं ना। वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, इससे ये बात पता चलती है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन से एज में है भाई? ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज, उसके जो सक्सेसर मतलब कि उसके बाद की जो सभ्यता है वो आयरन एज की सभ्यता में से कही जा सकती है। हमने इससे पहले जो क्लासेस है, इससे प्रीवियस क्लासेस जो आती है वहाँ पे हमने ब्रॉन्ज एज, आयरन एज के बारे में पढ़ा था ना। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन फॉर्ज्ड आयरन्स, रॉट आयरन्स एंड कास्ट आयरन्स। ठीक है, आयरन की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि फॉर्ज्ड आयरन हो, रॉट आयरन हो, कास्ट आयरन हो, और जो आयरन है उसकी कैटेगरी जो है मतलब कि कौन ज़्यादा टिकाऊ है, कौन जितना ज़्यादा सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी कैटेगरी जैसे होती है। तो सभी तरह की जो कैटेगरी के आयरन जो है वो इंडिया में बनाई जाती थी और इसके बारे में जो नॉलेज है यहाँ के लोग नॉलेजियस थे। आयरन पिलर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, आयरन पिलर की तस्वीर आप हम थोड़ी जो नीचे है वहाँ पर देखेंगे, फिलहाल इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। Iron pillar at Mehrauli, Delhi is remarkable skill of the Indian craft persons. It is made of iron। ठीक है, जो आयरन पिलर जो दिल्ली के मेहरौली जो जगह का नाम है वहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये किससे बना हुआ है? ये पूरी तरह से आयरन से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 7.2 मीटर्स है और इसका वेट करीब करीब 3 टन के आसपास इसका वेट है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, करीब करीब इसका जो बनाया इसको गया होगा करीब करीब 1500 वर्ष पूर्व पहले बनाया गया होगा। वी नो डैट द डेट बिकॉज देयर is an inscriptions on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty।
अच्छा, ये हमें कैसे पता चली भाई कि भाई ये 1500 वर्ष पहले बनी होगी? तो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है। इंस्क्रिप्शन मतलब कि जैसे पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिखा दी जाती थी ना, उसी तरह से आयरन पिलर में भी खुदी हुई है कि ये किनके द्वारा बनाया गया था, किनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। चंद्र नामक एक रूलर के बारे में मेंशन है पिलर के पास, जिससे कि ये पता चलता है कि भाई ये गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर है चंद्र जो है, शायद इनके द्वारा बनाया गया होगा 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग इज द फैक्ट दैट द पिलर वाज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि भाई करीब करीब 1500 वर्ष बाद भी इसमें किसी भी तरह का कोई भी रस्टिंग नहीं लगा है, कोई भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना आयरन पिलर तस्वीर में। बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन। ठीक है, इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत सारे भवन हैं, वो किससे बनाए जाते थे? ब्रिक से, मतलब कि जो पकी हुई जो ईंट होती है ना, और स्टोन से बनाए जाते थे। स्टोन्स में पत्थरों से बनाए जाते थे। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन्स आर ऑल्सो अपरेंट इन बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट। ठीक है, जो हमारे जो स्किलफुल पर्सन है, स्किल क्राफ्टमैन्स जो है, उसका ये जो एक साक्ष्य इससे भी मिलता है कि भाई जो सारी बिल्डिंग्स, जो सारे भवन हमारे क्राफ्ट पर्सन्स के द्वारा बनाया गया, आज भी वो सर्वाइव्ड है। आज भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी टूट फूट नहीं गया है, आज भी वैसे की वैसी ही हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आपके स्तूपा के रूप में भी मिलेंगे। अच्छा, स्तूपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माउंट। माउंट मतलब जैसे कि होता है ना टीला। ठीक है, जैसे मिट्टी का टीला हो या बहुत सारा ऊंचा जो जगह होता है उसको स्तूप कहते हैं। वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास राउंड एंड टॉल। बहुत अलग अलग तरह के स्तूपा जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ गोल होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ तो छोटे भी होते हैं। डिफरेंट काइंड्स के स्तूपास होते हैं, और उसके कुछ स्तूप के जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। जनरली देयर आर स्मॉल बॉक्सेस प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। ठीक है, जनरली क्या है, स्तूपा के बीच में एक छोटा सा बक्सा रख दिया जाता था। इस बक्से में क्या होता था? दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। ठीक है, मतलब बुद्ध और उसके जो शिष्य हैं, जो कि बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती तो उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स इन छोटे बक्सों में रख दिया जाता था, और इन बक्सों को स्तूप में रख दिया जाता था, ताकि इसमें किसी तरह का अवशेष जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ठीक है, और थिंग्स दे यूज़, जो भी चीज़ें इनके शिष्य या जो भी बुद्धिस्ट होते थे वो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ों को बक्से में रखकर स्तूपों में रख दिया जाता था। ठीक है, एज वेल एज प्रीसियस स्टोन्स एंड कॉइन। इसके के साथ साथ यहाँ पे जो बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही महंगे स्टोन्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, स्तूपों में। चलिए आगे चलते हैं। दिस बॉक्स नोन एज द relic कैस्केट। ठीक है, ये जो बॉक्स होता था जिसमें कि बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे, इनको क्या कहा जाता था? relic कैस्केट कहा जाता था। मतलब ये जो बक्सा है इसको वॉज कवर्ड विद अर्थ। ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक्स और बिग्ड ब्रिक्स वॉज एडेड ऑन द टॉप। बाद में इसके ऊपर जो है पकाई गई ईंटें भी रखी जाती थी, ताकि इसमें कीड़ा या कोई भी चीज़ें ना लगे और ये सुरक्षित रहे। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। ठीक है, और इसके ऊपर एक पत्थरों का डोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, जिससे कि जिसके ऊपर जो स्टोन्स होते हैं, जो अच्छी सुंदर नक्काशी की हुई पत्थर है, उनसे भी इसे घेर दी जाती थी। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ जो है वो रखी जाती थी ज़्यादातर स्तूपों के आसपास, गोल करके प्रदक्षिणा पथ, मतलब जहाँ पे आप क्या करते हैं, घूम घूम के प्रदक्षिणा करते हैं ना, गोल गोल घूम के, तो ये भी बनाई जाती थी। इसे क्या ये जो रास्ता है इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, स्तूप के चारों ओर दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। और इसके चारों ओर क्या है, रेलिंग्स भी बनाई जाती है। रेलिंग्स में छोटी छोटी जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो भी बनाई जाती थी। इंट्रांस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे। और छोटी छोटी दरवाजे बनाए जाते थे जिससे कि हम स्तूप के अंदर एंटर हो सकते थे। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा। जो डिवोटीज हैं, जो कि यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं, आस्था रख के आते हैं, वो इसके चारों ओर चल सकते हैं, घूम सकते हैं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि क्लॉक का डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है ना भाई, उसी तरह से सेम डायरेक्शन में हमको यहाँ पे घूमना है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। ज़्यादातर जो रेलिंग्स है, मतलब जो छोटी छोटी जो दीवारें हैं स्तूप के आसपास, और जो गेट है उसको बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थरों से डिज़ाइन किया हुआ रहता था। ठीक है, जिससे कि देखने में बहुत सुंदर लगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अमरावती को आप मैप 7 में ढूंढ सकते हैं। दिस वॉज द प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एविक्टेड। मेनी ऑफ दीज स्टोन्स कैर्विंग्स फॉर द डेकोरेटिंग द स्तूपा वेयर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। यही जो अमरावती है, यहाँ पे फेमस बहुत ही सुंदर स्तूप आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है, और यहाँ पे पत्थरों में बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। ये करीब करीब माना जाता है कि 2000 साल पहले इस स्तूप को बनाया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं वेयर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक्स ऑफ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल केव्स। बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों में उसकी ऊपर नक्काशी करके उसमें आर्टिफिशियल, मतलब लोगों के द्वारा केव्स बनाए जाते थे, मतलब गुफा बनाई जाती थी। ये गुफा क्यों बनाई जाती होंगी? जो यात्री या साधु सन्यासी रस्तों से गुजरते होंगे, या जिस भी रास्ते से गुजरते होंगे, तो उनको ठहरने या रुकने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए होती थी ना, तो इन्हीं जगहों में, गुफाओं में ये अपनी रात को गुजारते थे, विश्राम करते थे। सम ऑफ दीज वेयर वेरी एलाबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वॉल्स, पेंटेड वॉल्स। ये सारी जो गुफाएं होती थी, यहाँ पे बहुत अच्छा से डेकोरेशन किया जाता था, पत्थरों के ऊपर नक्काशियाँ, पेंटिंग्स बनाई जाती थी वॉल्स में। ठीक है,
सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वेर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं शायद इसी समय ये सारी टेम्पल्स, ये सारी जो मंदिरें हैं वो भी बनाई गई होंगी। और यहाँ पे किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी भाई? विष्णु, शिव और दुर्गा की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी और इनकी पूजा पाठ होती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह। जो टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, जहाँ पे पूजा पाठ होता था, जहाँ पे जो भी मंदिर का वो भाग जहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान की जाती थी, उस जगह को गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, आज भी बहुत सारे मंदिरों में जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहते हैं ना। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वॉज प्लेस, जहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। ठीक है, इट वॉज हेयर द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डायटी। ये वो जगह होती है जहाँ पे जो ब्राह्मण है, जो साधु सन्यासी है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग आस्था के थ्रू अपनी अपनी तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो भी अपने अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं अपने भगवान की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ भी कुछ आपके जो टेम्पल्स हैं उसकी इमेजेस आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस है ना, इनको देखिए अच्छे से। ऑफन एज द बितारगढ़ अ टावर नोन एज द शिकारा वाज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क दिस आउट ऑफ द सैक्रेड प्लेस। ठीक है, ज़्यादातर ये जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स के ऊपर क्या है कि एक अलग ही तरह का टावर बना दिया जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? शिकारा कहा जाता था, जो कि टेम्पल के ऊपर, जहाँ पे चीफ जो कि मूर्तियाँ जहाँ पे स्थापित होती, गर्भगृह के टेम्पल के ऊपर ऊंची सी टावर बना दी जाती थी, जिससे कि ये पता चले कि भाई यहाँ पे टेम्पल के इस हिस्से में गर्भगृह है। टू मार्क दिस आउट ऑफ अ सैक्रेड प्लेस, बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। अच्छा, इनको, ये बिल्डिंग्स को, ये मंदिरों को बनाने के लिए बहुत ही अच्छी सुंदर प्लानिंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाए तो बिल्डिंग की डिजाइन खराब हो जाएगी ना, मंदिरों की डिजाइन खराब हो जाएगी। दैट्स व्हाई most temples also had a space known as mandapa. It was a hall where people could assemble. अच्छा, ज़्यादातर टेम्पलों में एक जगह ये भी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की रहती थी, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे बातचीत, एक तरह से वहाँ पे गोष्ठियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे विचार विमर्श होते थे और पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था। उस वो हिस्से को मंडप कहा जाता था, जहाँ पे लोग बैठते थे या पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, टेम्पल में। महाबलीपुरम एंड ऐहोल, अच्छा, महाबलीपुरम और ऐहोल के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो वहाँ वो जो मैप 7 है वहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं उन सभी एरियाज़ को। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वेर बिल्ड इन दीज टाउन। जो कुछ बहुत ही सुंदर टेम्पल्स हैं इसी जगह में बनाया गया, ऐहोल और महाबलीपुरम में। आप देखोगे ना टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन हेयर। ठीक है, इनमें से कुछ जो टेम्पल्स हैं आपने चित्र में देखा ना, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है आपके साइड में दी गई, इन सभी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप टेम्पल्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, किस तरह से स्तूपों को और टेम्पलों को, ठीक है, वो बनाया गया, स्तूप और जो मंदिर हैं उनको क्यों, कैसे, किस तरह से बनाया गया होगा। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन द बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। ठीक है, जो बिल्डिंग है, बहुत सारी जो इमारत हैं, जो भवन है, उनको बनाने में या टेम्पल्स को बनाने में बहुत सारी स्टेजेस हैं, मतलब बहुत सारी श्रेणियों में टेम्पल्स को बनाया जाता है। ज़्यादातर समय किंग और क्वीन जो है, मतलब राजा और रानियाँ ही इन सभी बिल्डिंग्स को, इन सभी टेम्पल्स को बनाते थे, क्योंकि इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था। ठीक है, सबसे पहले गुड क्वालिटी स्टोन्स हैड टू बी फाउंड, सबसे अच्छा सुंदर जो है स्टोन्स खोजा जाता था। ठीक है, क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस देयर वेयर ऑफन केयरफुली चूजन फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है, और इनको बहुत ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से तराश के इनको जब पहाड़ों को, पत्थरों को चुना जाता था जो कि बहुत सुंदर हो और इनके ऊपर नक्काशी की जाए, तब इनको, जब ये पाए जाते थे तो इनको वैसे जगह ले जाया जाता था कैरी करके, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जहाँ पे इसको इससे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ठीक है, हियर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स। यहाँ पे जब पत्थरों को लाया जाता था, इनको शेप दिया जाता था और इनमें कार्विंग्स की जाती थी, मतलब नक्काशियाँ की जाती थी, और इसको सुंदर सुंदर पिलर के ऊपर डिज़ाइन में ढाल दिया जाता था। एंड पैनल्स ऑफ वॉल्स, और इससे जो दीवारें हैं, पत्थरों को, दीवारों का भी शेप दिया जाता था। फ्लोर्स का शेप, मतलब कि जो नीचे फ्लोर होती है ना, जो जिसके ऊपर आप चलते हैं, और सीलिंग, मतलब ऊपर की जो छत है, उसको भी शेप दिया जाता था। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, और इन सभी पत्थरों को जो डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब जो दीवार हैं, फ्लोर हैं, ऊपर का छत है, इन सभी को इस तरह से जोड़ा जाता था, इस तरह से एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर को रखा जाता था, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर के शेप दे देता था। देखिए, अब यहाँ पे आप एक बहुत ही सुंदर सा मोनेस्ट्री को देख रहे हैं ना, ये आपको मोनेस्ट्री जो है वो उड़ीसा में मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। दिस 2 स्टोरी बिल्डिंग वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक सरफेस, एक बहुत ही बड़े पत्थर को तराश कर इसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्रेंस देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे रूम हैं, जहाँ पे जैन मॉन्क जो है, जो जैन साधु सन्यासी है, यहाँ पे रहते होंगे, यहाँ मेडिटेट, मतलब कि अपनी उपासना करते होंगे अलग अलग कमरों में। ठीक है, समझ में आया गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए, किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्कड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। जो राजा रानियां हैं, राजा महाराज हैं, ठीक है, वो सारे लोग क्या है, यहाँ पे पैसे खर्च करते होंगे इन सभी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, क्योंकि इन सभी पत्थरों को एक जगह से तराश कर दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च होगा ना, और ऐसा तो कोई आम आदमी नहीं कर सकेगा। तो इन सभी खर्चों को कौन उठाते थे? ज़्यादातर जो महाराज होते थे, रानियाँ होती थी, वो सारे इन सभी खर्चों को उठाते थे, और वही सारे पैसे वैसे जो है क्राफ्ट पर्सन्स को, मतलब कि जो नक्काशी करने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को देते होंगे। बिसाइड दीज वेंट
Devotees come to visit the temple or the stupa. They often brought gifts which were used for decorate the buildings. इसके अलावा जो devotees हैं, मतलब कि जो श्रद्धालु हैं, जब वो स्तूप में या टेम्पल्स में आते होंगे, वो अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाते होंगे, मतलब कि कुछ भेंट लाते होंगे, तो वो सारी भेंट से इस टेम्पल्स को, बिल्डिंग्स को, स्तूपों को डेकोरेट किया जाता होगा, मतलब इसको सजाया जाता होगा उन सभी डेकोरेशन के सामान से। एक एग्जाम्पल के तौर पे आइवरी वर्कर्स पेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। सांची के स्तूप में एक बहुत ही सुंदर सा गेटवे बनाया गया है जो कि आइवरी का बना हुआ है। आइवरी क्या होता है भाई, जो हाथी दांत होती है ना, उसकी बनी हुई है यहाँ पे गेट स्तूप में, ठीक है, सांची के स्तूप में। आगे चलते हैं, देखते हैं। अमंग द अदर हु पेड द डेकोरेशंस वेयर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ men, women who were known only by their names which are inscribed on the pillars, railings and walls. So then you can get a chance to visit any of these buildings. Remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. कहने का मतलब है कि इन सभी पिलर्स को, इन सभी जो भी मंदिर है या स्तूप्स हैं, इनको बनाने में बहुत सारे जो रिच मर्चेंट्स हैं, मतलब कि जो व्यापारी हैं, फार्मर्स हैं, और भी बहुत सारे पुरुष और स्त्रियों ने मदद की होगी, कुछ ना कुछ दान में दी होगी, ठीक है। जिन सभीयों का नाम जो है यहाँ पे पिलर में, या जो रेलिंग है, जो छोटी छोटी जो दीवारें हैं, स्तूप के आसपास की दीवारें हैं, या स्तूप या मंदिरों की जो दीवारें हैं, वहाँ पे लिखी गई हैं इन सभी लोगों की नाम, ठीक है। इनसे ये पता चलता होगा कि कभी ना कभी इन लोगों ने इस स्तूप को या बिल्डिंग्स को या तो कुछ भी चीज़ों को, मॉनेस्ट्रीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ दान दिया होगा, तभी इनके नाम यहाँ पे अंकित है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। इससे ये बात भी समझ में आती है कि जब भी आपको कभी मौका मिले इन सभी स्तूपों में जाने का, इन सभी टेम्पल्स में जाने का, तो आप ज़रूर ये ध्यान दिए कि भाई कितने सारे हज़ारों लाखों लोगों ने इन सभी को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ठीक है। ये ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक आपके पेंटिंग है ना, वो देखिए। फाइंड अजंता ऑन मैप 7, ठीक है। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। आप अजंता एंड एलोरा जो केव्स है ना, वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे केव्स को आप देखोगे जो कि बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े हिल्स का हिस्सा थे। इनको पूरी तरह से काट के, छाँट कर इनको शेप में ढाला गया, जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये बहुत ही स्किलफुल जो क्राफ्ट पर्सन है, उन्होंने इन पत्थरों को काट के तराश कर मंदिरों का शेप दिया होगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्ग। इनमें से जो ज़्यादातर जो पहाड़ों को जो कि मोनेस्ट्रीज में बताया गया था, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, मेडिटेट किया करते होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट साधु सन्यासी है। एंड सम ऑफ देम्स वेयर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। बहुत सारे जो केव्स हैं, उनको बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनी हुई आपको देखने को मिलेंगी। हियर आर सम एग्जांपल्स एज एन केव्स ऑफ डार्क इनसाइड मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस, ठीक है। मतलब कि ज़्यादातर केव्स के अंदर जब आप घुसोगे तो यहाँ पे लाइट की तो कोई सुविधा नहीं थी, और उस समय बिजली के जैसा तो कुछ था नहीं, तो उस समय ये जो केव के अंदर इतनी अंधेरा होता होगा, तो यहाँ पे पेंटिंग कैसे करते होंगे। ज़्यादातर जो मसाल है, मसाल की रोशनी में, ठीक है ना, ये लोग पेंटिंग किया करते होंगे इतनी सुंदर सुंदर। दी कलर विच वॉज विवाइड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स, और करीब करीब 1500 साल पहले ही इन पेंटिंग्स को बनाई गई, और आज भी इन पेंटिंग के जो कलर हैं, आज भी बहुत ही सुंदर जैसे थे पहले, वैसे ही आजकल ब्राइट भी दिखते हैं। वे आर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। ये जो कलर है, पेंटिंग्स के जो कलर हैं, ये शायद कोई किसी न किसी तरह के प्लांट्स, मतलब कि पौधों से बनाए गए होंगे, या किसी न किसी उर्वरक से बनाए गए होंगे, मिनरल से बनाए गए होंगे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन्स अननोन। इन सभी आर्टिस्ट के बारे में आज ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, जिन्होंने इन सभी तरह के जो फेमस पेंटिंग्स हैं, नक्काशियाँ जिन्होंने की होगी, इनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड्स ऑफ बुक्स, और भी बहुत सारी किताबें हैं जिससे कि हमें जानकारियाँ मिलती हैं, उनके बारे में भी हम समझते हैं, जानते हैं। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेयर रिटन डाउन इन दिस पीरियड। बहुत सारे जो फेमस एपिक्स हैं, मतलब जो ग्रंथ हैं, वो भी इसी पीरियड में लिखे गए, रचना की गई उन सभी ग्रंथों की। एपिक्स वेयर आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन्स एंड इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड। ये सारे जो ग्रंथ लिखे गए, इनमें बहुत लंबे लंबे कंपोजिशन, लंबे लंबे इसमें स्टोरीज हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों की हीरोइक काम हुआ करती थी, मैन एंड वुमेन बोथ, ठीक है, मतलब कि स्त्री और पुरुष ने जो सारी हीरोइक काम किए, मतलब जो साहसिक काम किए, उनके बारे में स्टोरीज हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में भी स्टोरीज हैं। इसी में से कुछ स्टोरीज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अ फेमस तमिल एपिक, एक बहुत ही फेमस तमिल जो ग्रंथ है, पद्दी कर्मण करम, ठीक है, शिलापद्दीकरम नाम का जो एपिक है, ग्रंथ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम इलांगो, ठीक है, इलांगो के द्वारा इसकी रचना की गई, करीब करीब 1800 वर्ष पहले इसकी रचना की गई। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम कोवलम, ठीक है, ये एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके बारे में स्टोरी है, कोवलम के नाम पे स्टोरी है। हु लिव्ड इन पुअर एंड फेल इन लव विद अ कोटिसियन नेम्ड माधवी, ठीक है। ये जो मर्चेंट है, कोवलम नाम का जो मर्चेंट है, इसको जो है एक कोटिशियन, जिसका माधवी नाम की एक जो कोर्ट में रहने वाली जो महिला है, उसके साथ इसको प्रेम हो गया। नेग्लेक्टिंग हिज, और उसने अपनी जो स्त्री है, अपनी जो पत्नी है, उसको एकदम नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उससे उसके साथ उसका व्यवहार थोड़ा थोड़ा खराब हो गया। लेटर ही एंड कलंगो लेफ्ट पुअर एंड वेंट टू मदुराई। बाद में वो और जो कनंगी, ठीक है, जो उसकी वाइफ है, उसके साथ वो वहाँ से छोड़ के, पुअर को छोड़ के वो कहाँ चले गए, मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड, और जहाँ पे जब वो मदुरई गए, कौन, इलांगो, जब सॉरी इलांगो नहीं, जो कोवलम नाम का जो व्यापारी जब मदुरई गया, तब उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया।
और पांड्या किंग, जो पांड्य सम्राट हैं, उन्होंने इसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगवा दिया गया। द किंग सेंटेंस कोवलम टू, और इसको मृत्युदंड दे दिया गया, कोवलम को मृत्युदंड दे दिया गया, उसको मार दिया गया। कनंगी, उसकी जो पत्नी है कनंगी, जो कि अपने जो पति है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, दुख, और वो दुखी भी हो गई क्योंकि राजा ने गलत निर्णय किया था, और इसी वजह से उसका पूरा जो साम्राज्य है, मदुरई साम्राज्य जो है, वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो गया। तो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापति कर्मण, ठीक है, जो शिलापति कर्मण जो एपिक है, जो ग्रंथ है, उसमें जो है कनंगी का जो शोक है, कनंगी का जो दुख है, उसको किस तरह से दर्शाया गया, ये भी समझते हैं, देखते हैं। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, यू कैनॉट कंसोल मी, ठीक है, मतलब कि तुम मेरी दुख को समझ नहीं सकते हो, तुम मेरी दुख की कल्पना नहीं कर सकते हो। इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवाश हेयर इन द डस्ट, तुम्हारा जो ये शरीर है यहाँ पे पूरी तरह से निर्जीव होकर पड़ा हुआ है धूल में, ठीक है। इज इट जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद अ फ्लावर फ्रेट लाइज थ्रू डाउन ऑफ द बियर अर्थ while I remain alone, helpless and abandoned to despair, ठीक है। Is this no God, ठीक है, is there no God in this country? Can here be a God in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent stranger? Is this no God, no God, ठीक है। यहाँ पे वो एक तरह से आरोप लगा रही है राजा के ऊपर कि भाई किस तरह से उसके जो पति है, जो कि निर्दोष थे, उसको किस तरह से सजा दी जाती है, किस तरह से एक निर्दोष को सजा दी जाती है, कि यहाँ पे किसी तरह का कोई ईश्वर नहीं है जो कि उसकी रक्षा करे, उसके दुख को समझ सके, ठीक है। इस तरह से वो आरोप लगाती है, और इसी वजह से शायद उसके दुख के कारण ही पूरा मदुरई साम्राज्य जो है पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाता है बाद में, ठीक है। इसी के जैसा और भी जो तमिल एपिक है, और भी जो तमिल ग्रंथ है, मणिमेकालाई नाम का जो तमिल एपिक है, कंपोज बाय सातनार, ठीक है, इसको सातनार के द्वारा रचित किया गया करीब 1400 वर्ष पहले। इसमें भी दे डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। इसमें कोवलम और माधवी जो कौन थी, कोटियस थी ना, तो जो कि कोर्ट में रहती थी, उसके साथ उसको प्यार हो गया था, तो कोवलम और माधवी की पुत्री के बारे में एक स्टोरी है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेर लॉस्ट टू द स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज। ये जो ब्यूटीफुल स्टोरीज है, जो कि ये जो महान रचयिता है, इनके द्वारा जो बनाई गई थी, बहुत दिनों पहले क्या है खो गई थी, ठीक है। बाद में बहुत दिनों बाद ये पाई जब गई, टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स है, वो करीब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये करीब 100 साल पहले ही ये पाई गई हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये बहुत पुरानी ग्रंथ है ना, तो इनको कहीं भी तो रखा गया होगा, बहुत बार ये नष्ट भी हो गए होंगे, बहुत सारे ग्रंथ पाए गए भी होंगे, तो इसीलिए हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत पहले से नहीं है, कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में हमें जानकारी मिली। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ होंगे जिसके बारे में आज भी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। ये वर्सा फ्रॉम द मेघदूत जो है कालिदास की रचना है ना, तो यहाँ पे देखिए, हेयर इज अ वर्स फ्रॉम द कालिदास बेस्ट नोन पोएम मेघदूत के जो एक पोएम है, उसे एक छोटा सा अंश है, देखते हैं। इज विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर हु वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। एक प्रेमी और दो प्रेमियों के बीच में जो है, ये किस तरह से जो क्लाउड है, किस तरह से जो मेघ है, वो एक संदेशवाहक का काम कर रहे हैं, किस तरह से पोएट जो है मेघों को, मतलब कि जो क्लाउड्स हैं उनको एक संदेशवाहक जैसा एक दर्शाया गया, देखिए। अ कूल ब्रीज डिलाइटेड एज इट इज टच्ड विद अ फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, जैसे जो ठंडी ठंडी बादलें हैं जो हैं, उनको छूने से जो अर्थ है, मतलब जो भूमि की शीतलता का अनुभव हो रहा है, ठीक है। सैलोन बाय शावर्स इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स एंड कॉजिंग द विंड फ्लिंग्स टू द राइपन एंड ब्लोज जेंटली एज यू गो, ठीक है। मतलब कि ये जो शीतल हवाएं हैं, एकदम सुंदर सा एहसास दे रही है, एक तरह से ये एक संदेश वाहक का काम कर रही है, क्लाउड्स को दर्शाया गया है कि भाई मेरा संदेश मेरे प्रेमी तक पहुंच जाए, ठीक है, इस तरह से कहा गया है। आगे चलते हैं, देखिए, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अच्छा, इन सभी पुरानी स्टोरीज को कैसे रिकॉर्ड किया गया, कैसे इसको प्रिजर्व किया गया, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। द नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेयर इन द सर्कुलेशन अर्लियर वेयर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। बहुत सारी जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हैं जो कि इस समय प्रचलित थी, उन सभी को राइट डाउन किया गया, मतलब लिखी गई। दिस इंक्लूड्स द पुरानाज, इसमें पुराण भी है हमारे, ठीक है। जो पुराण का असली मीनिंग जो है ओल्ड से मतलब है, पुराण मतलब पुराना जो चीज़ें, मतलब ओल्ड जो चीज़ें हैं। द पुरानाज कंटेन्स स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, हमारे देवी देवताओं के बारे में स्टोरीज हैं, जैसे विष्णु, शिव और दुर्गा पार्वती के बारे में स्टोरीज है। दे ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्स ऑफ हाउ दे वेयर वर्शिप्ड, और इसके अलावा इन देवी देवताओं की पूजा पाठ हम कैसे करें, इनके बारे में भी डिटेल है। बिसाइड देयर वेयर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा ब्रह्मांड है किस तरह से वो बनता है, और ये इसमें जो राजा रानियों का क्या स्थान है, इन सभी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है, पुराणों में, स्टोरीज में। द पुरानाज वॉज रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्सेस, जो पुराणों को सिंपल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, एंड वेर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी, और ये सभी के द्वारा सुनी जा सकती है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, मतलब कि इसमें स्त्रियां और शूद्र भी इसको सुन सकते हैं, जैसे कि वेदों को सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वही सुन सकते थे ना। इसके अलावा जो स्त्रियां थी और जो शूद्र थे, इनको नहीं सुन सकते थे, पर जो बाद बाकी पुराण है जो कि संस्कृत में लिखे गए, इनको कोई भी सुन सकता है, स्त्री भी और शूद्र भी, ठीक है। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिनको कि वेद को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। दे आर प्रोबेबली रिसाइटिंग इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम,
ज़्यादातर पुराणों की जो चर्चा है इनको सुनाया कहा जाता था पृष्ठ के द्वारा, जो ब्राह्मणों के द्वारा सुनाया जाता था टेम्पल्स में, जो मंदिरों में सुनाया जाता था, जो कि आम लोग यहाँ पे आके सुन भी सकते थे। ठीक है, टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड द रामायण हैज़ बीन पॉपुलर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। रामायण महाभारत के बारे में आपने सुना ही है ना भाई, जिसमें कि अलग अलग बहुत लंबी कहानियाँ भी हैं। सम ऑफ मी बी फेमिलियर विद दीज स्टोरीज। ठीक है, हम सभी को इन सभी स्टोरीज के बारे में तो पता ही है। बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी आए हुए हैं रामायण और महाभारत में, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फोर्ट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वर कजन्स। जहाँ पे महाभारत में जो लड़ाई है कौरवों और पांडवों के बीच में, जो कि एक दूसरे के क्या है, कजन्स है ना, तो एक दूसरे के बीच में लड़ाई होती है किसके लिए भाई, जो सही और गलत के लिए, क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में लड़ाई है। दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ अ थ्रोन ऑफ द क्रूज। ठीक है, जिसमें कि कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर जिसका कैपिटल है, ठीक है, हस्तिनापुर जिसका की राजधानी है, उसके अधिकार के लिए पांडवों और कौरवों में बहुत बड़ी युद्ध होती है, जिसको महाभारत की स्टोरी के रूप में दिखाया गया है। द स्टोरी इटसेल्फ वाज अ ओल्ड वन। ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है, बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट वाज टुडे। ठीक है, बाद में इसे अलग अलग तरीके से रचना की गई, करीब करीब ये 1500 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई होगी। ठीक है, बोथ द पुराणास एंड द महाभारतास आर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड बाय व्यास। यह माना जाता है कि पुराण को और महाभारत को व्यास के द्वारा रचा गया होगा। महर्षि वेद व्यास, हमने नाम सुना ही होगा ना। द भगवद गीता अबाउट विच वी लर्न इन चैप्टर 10 वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। ठीक है, भगवद गीता के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना, जिसमें कि श्री कृष्ण जो है भगवद गीता का उपदेश देते हैं। किसको देते हैं? अपने सखा, अपने शिष्य अर्जुन को देते हैं ना। ठीक है, तो ये भी महाभारत का ही एक अंग है, पार्ट है। इसी के साथ साथ जो दूसरा एक हिंदू एपिक और भी है ग्रंथ जो है वो रामायण है। ठीक है, जिसमें कि इज अबाउट रामा प्रिंस ऑफ कोसला। ठीक है, कोसला के राजा राम के बारे में है, प्रिंस जो हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल, जिसको कि वनवास के लिए जाना पड़ता है। हिज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका। ठीक है, जहाँ पे लंका के राजा ने उसका जो स्त्री है, पत्नी जो है, सीता का अपहरण कर लिया था, जिसका नाम क्या था भाई? रावण था। ठीक है, लंका के जो राजा है रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। एंड किंग राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और किस तरह से राम को बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा रावण के साथ और सीता को वापस लेना पड़ा। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या। किस तरह से वो युद्ध जीतते हैं और किस तरह से वो अयोध्या फिर वापस आते हैं। द कैपिटल ऑफ कोसला, जो कि कोसला साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आफ्टर हिज विक्ट्री लाइक द महाभारत, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि रामायण में युद्ध जीतने के बाद वो अपने कैपिटल लौट आते हैं, उसी तरह महाभारत में भी लौट आते हैं ना, युद्धों के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो उसी तरह रामायण को, जो संस्कृत रामायण है, उसको वाल्मीकि के द्वारा रचित भी माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज जो हैं हम अपने ग्रंथों के बारे में जानते हैं। आगे चलते हैं। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग हैं उनके बारे में भी स्टोरीज हैं, वो क्या स्टोरी सुनाते थे वो भी समझते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, जो साधारण जो लोग हैं वो भी बहुत सारी स्टोरीज सुनाते थे। कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, वो सारे पोएम्स कंपोज करते थे, मतलब जो कविताएं हैं वो सुनाते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और प्लेज नाटक भी करते थे। सम ऑफ दीज वर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जातकास एंड द पंचतंत्र। ये सारी स्टोरी जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा सुनाई गई, नाटक जो बुने गए, उनको जातक स्टोरी के नाम पे जानते हैं। और ये ज़्यादातर पंचतंत्र में स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगे। पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानी की किताबें भी आती है ना बच्चों के लिए, आपने पढ़ा ही होगा। विच वॉज रिटन डाउन दिस टाइम। ठीक है, इसी समय जो आम लोगों के द्वारा जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो रची गई और लिखी गई पंचतंत्र में। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वेर ऑफन सोन इन द रेलिंग ऑफ स्तूपा एंड इन द पेंटिंग्स इन द प्लेस सच एज अजंता। ठीक है, आपने अजंता के केव्स में, स्तूपों में, दीवारों में इस तरह की छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं उनको देखा होगा, सुना होगा। इनमें पेंटिंग्स में भी आपने स्टोरीज को देखी होगी। इसी में एक जो है मंकी किंग के बारे में स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मंकी किंग हुआ करता था, बंदरों का राजा हुआ करता था। ठीक है, जो कि गंगा के किनारे, हिमालय से जो नदी निकलती है ना गंगा के किनारे, वहाँ पे रहता था। इसके दल में, इसके पूरे ग्रुप में करीब करीब 80,000 मंकीज हुआ करते थे। ठीक है, दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री। और वो क्या करते थे, एक बहुत ही सुंदर सा आम का पेड़ था, तो उसी के आम के पेड़ को में जो फल लगते थे उनको वो खाया करते थे। विच वॉज वेरी स्वीट, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वीट था, बहुत ही मीठा था। सच एक्सक्वाइट मैंगोज डज नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। इतना मीठा जो आम का पेड़ है ये कहीं भी प्लेन एरियाज में, कहीं भी समतल भूमि में कहीं भी पाया नहीं जाता था। वन डे ए राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल वे टू वाराणसी। एक दिन क्या हुआ, एक जो मैंगो का जो फल है वो पानी में गिर गया और वो बहते हुए वो वाराणसी तक पहुंच गया। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट। जहाँ पे उस वाराणसी का जो राजा था वहाँ पे नदी में स्नान कर रहा था, गंगा नदी में स्नान कर रहा था, तो स्नान करते हुए उसको ये टेस्टी मैंगो मिला। और जब उसने ये मैंगो को टेस्ट किया, ही आस्क्ड द फॉरेस्टर ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम। क्या तुम इस फल का जो पेड़ है इसको तुम ढूंढ सकते हो? इतना सुंदर फल, इतना मीठा फल कहाँ पे है इसका पेड़? ठीक है, ये वो पूछता है अपने जो फॉरेस्टर है, अपना जो माली है उससे पूछता है। देयर द किंग एंड द कोटियर्स हैड देयर फिल द मैंगोज।
जिससे कि वो इसको खा सके, इसको टेस्ट कर सकें। तो वो उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये पेड़ था, जिससे कि ये जो फल है गिरा था, पानी में पहुंच गया था किंग के हाथों। एट नाइट द किंग डिस्कवर, जब वो वहाँ पे पहुंचते तो बहुत सारे जो सैनिक है, बहुत सारे लोग जो है और किंग जो है वहाँ पे बहुत सारा फल खाते हैं, मैंगो खाते हैं। जब वो वहाँ पे विश्राम कर रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, रात को द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकी वेयर ऑल्सो फीस्टेड द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। वो रात को क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो बंदर हैं वहाँ पे पेड़ के पास आए हैं और पेड़ के जो फल है वो खा रहे हैं। तो राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राजा सोचता है कि भाई इन सभी जो बंदरों को मैं मार दूंगा, ठीक है। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी वर्कड आउट प्लान टू सेव हिज फॉलोअर। इसीलिए जो मंकी किंग था, जो मंकी का जो राजा था, वो सोचता है कि भाई किस तरह से हम अपनी जो पूरे ग्रुप को बचाएं, ठीक है। ही ब्रोक ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्री, इसीलिए वो धीरे धीरे करके सारे मैंगो ट्री के सारे ब्रांचेस को तोड़ता है और उन सभी ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ बांध कर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ब्रिज बनाता है और उस ब्रिज को उस नदी के ऊपर वो बिछा देता है, जिससे कि उसके सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो मंकीज़ हैं, वो इस रिवर को क्रॉस कर सकें। और एक तरफ से वो क्या है कि इस ब्रिज को पकड़े हुए रहता है, जिससे कि धीरे 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 करके वो सारे जो फॉलोअर्स है, सारे जो मंकीज़ हैं, वो धीरे धीरे करके पार हो चुके हैं, ठीक है। जब तक कि सारे जो मंकीज़ हैं वो पार होते हैं, तब तक ये जो मंकी किंग है बहुत ज़्यादा थक चुका था और बहुत ज़्यादा चोट भी उसको लग गई थी, एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है। और वो उसी तरफ तुरंत वो गिर जाता है, थक कर वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। द ह्यूमन किंग, इससे क्या उस राजा को, जो कि यहाँ पे फल खाने आया था, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है एंड ट्राइड, और वो मंकी किंग को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर फिर भी वो मर जाता है। द किंग मोर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रेस्पेक्ट। किंग को बहुत ज़्यादा इसमें दुख होता है और वो पूरी रेस्पेक्ट के साथ मंकी किंग को श्रद्धांजलि देता है, ठीक है। द स्टोरी इज सोन इन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्तूपा एट द भारहुड इन द सेंट्रल इंडिया। ये जो स्टोरी है स्तूप में पाई गई है, जो कि भारहुड स्तूपा में आपको मिलेगी। ये स्टोरी की जो स्कल्पचर है वो पाई गई है। इस स्कल्पचर को देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी जो जातक स्टोरीज हैं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारे स्तूपों से, हमारी शिलाओं से, ये इंस्क्रिप्शन से हमें पाई गई हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिए। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, ठीक है। साइंस पे भी, विज्ञान के ऊपर भी बहुत सारी किताबें रची गई, ठीक है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम, ठीक है। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन के बारे में सुना है ना, जो कि बहुत बड़े खगोलविद थे, ठीक है। और इन्होंने जो किताब संस्कृत में लिखी, जिसमें साइंस में, विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत सारे तथ्य बताएं, इसको आर्यभट्टम नाम दिया गया, ठीक है। He stated that day and night were caused by the rotation of Earth on its axis, ठीक है। When through even though it seems as if the sun is rising and setting every day। आर्यभट्ट ने ये बात कही कि भाई जो दिन और रात है वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, एक अपनी धुरी के ऊपर घूमने की वजह से दिन और रात होता है। जबकि हमें ऐसा लगता है कि भाई सूरज उग रहा है और डूब रहा है, फिर इसके बावजूद जो है हमें ऐसा फील होता है ना कि सूरज एक तरफ से उगा और एक तरफ डूब गया। पर ये जो पूरा फेनोमेनन है, ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, वो किस लिए हमें ऐसी लग रही है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस में रोटेट कर रहा है, इसी वजह से। ही डेवलप अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स एज वेल, ठीक है। इसके जो है उसने जो ग्रहण है, जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में उसने समझाया कि भाई ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और अर्थ के घूमने की वजह से होती है, ठीक है। अलग अलग समय में जब एक दूसरे के पाथ में, जब एक दूसरे के को जब ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे को जब ढकते हैं, तब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं, ठीक है, ठीक है। विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला एज वी यूज टुडे, जो आज भी हम यूज़ करते हैं ना फॉर्मूलाज की, भाई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और इक्लिप्सेस क्यों होते हैं, ये आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं जो आर्यभट्ट ने हमें कहा। इसी के अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य वेर द अदर मैटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु मेड सेवरल डिस्कवरी। इसके अलावा भी ये सारे जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जो हुए, इन्होंने भी बहुत सारी खोज की हैं, जो कि जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आपने जीरो के बारे में और आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ा है ना भाई। जीरो की जो खोज है हमारे ही इंडियन मैथमेटिशियन ने की, क्योंकि इससे पहले जो है बाकी सारे नंबर्स 1 से लेकर 9 तक नंबर तो यूज़ होते थे, पर इसके अलावा जो बड़े नंबर्स हैं उनको गिनना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसमें भारत में जो मैथमेटिशियन है उन्होंने जीरो की खोज की, जो धीरे 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 बाकी सारे पूरे कंट्रीज़ में फैलता चला गया, ठीक है ना। और ये जो है काउंटिंग के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट नंबर में से था, ठीक है। उसी की तरह जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद क्या है जो है, जिसमें कि एंशिएंट हमारे मेडिकल ज्ञान है, ठीक है। इसकी जो रचना है वो चरक ने की, हमारे भारत में ही इसकी ज़्यादातर रचना ही हुई, जो कि करीब करीब माना जाता है कि 1 to 2nd सेंचुरी, मतलब सी, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म से भी पहले की जो सेंचुरीज़ है वहाँ पे जो आयुर्वेद की रचना हुई होगी। इसी के बाद जो सुश्रुत ने जो आयुर्वेद को और आगे बढ़ाया और 4th सेंचुरी CE में जो है चरक संहिता की रचना की, जिसमें कि उन्होंने मेडिसिन की बहुत सारे किताबें लिखी और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान जो है मेडिसिन के बारे में और बहुत सारे दवाइयों के बारे में उन्होंने ज्ञान दी, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में आयुर्वेद के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस इसके बारे में, इसके बाद तो और कुछ नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लेना, इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा जो पूरा जो हिस्ट्री जो है क्लास 6 की हिस्ट्री जो है, सभी चैप्टर्स वो तो कंप्लीट हो चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल क्वेरीज हों आप पढ़ सकते हैं।
और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, आप हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में क्या है कि क्लास 6 के ही सिविक्स और ज्योग्राफी को भी अपलोड करते रहूँगा। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो जो भी चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप पा जाएंगे ना ईजिली। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स दूसरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स है वो अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।